अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अमान देख रहे हैं। आज की अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर कोट लखपत जेल ट्रायल की। इस हवाले से एक ख़बर जो है वो सामने आई कि FIA के NCCA की जानिब से एक इंक्वायरी शुरू की गई है, जिसमें मुबैना तौर पर अदालती रिपोर्टिंग को मिस रिपोर्टिंग या हक़ाइक़ के बरक्स रिपोर्टिंग करने के इल्ज़ामात हैं और इस पर 50 से ज़ायद अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात की जाएंगी। यानी 50 से ज़ायद अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत दर्ज की गई हैं। वहीद अख्तर हैं जिन्होंने ये शिकायत NCCA को दी है और इस पर अब इन्वेस्टिगेशन बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। एक कॉलम नोटिस सामने आया है। ख़ातून हैं आमना चौधरी, उन्हें NCCA की जानिब से तलब किया गया था और मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। उनका ये कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें किस इल्ज़ाम में जो है वो बुलाया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने कोई अदालती मामलात के हवाले से अदालती रिपोर्टिंग या इस तरह की कोई चीज़ आपने ट्वीट की या फेसबुक पे लगाए या आपने यूट्यूब पर लगाई, तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल वो एक घरेलू खातून हैं और उन्हें इन मामलात में दिलचस्पी नहीं है, ना वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं, ना उनकी वर्कर हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तलब किया गया। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने कोई किसी रहनुमा के बारे में या किसी के बारे में कोई बात की हो, तो उनका ये कहना था कि एक सलमान अकरम राजा का कोई शायद बयान था, उसके ऊपर उन्होंने तबसरा किया था। शायद इस इल्ज़ाम में उन्हें तलब किया गया है, लेकिन उन्हें ये बताया नहीं गया कि उनके ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं। उन्हें वो शिकायत दिखाई नहीं गई कि कौन है शिकायत गुज़ार और शिकायत के अंदर उनके ऊपर क्या चीज़ें लगाई गई हैं, और ना ही उन्हें वो पोस्ट दिखाई गई है। उन्हें ज़बानी बताया गया है और ज़बानी बताकर उन्हें कहा गया है कि आपके ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी है, आप आएँ। तो वो कहती हैं कि मैं FIA गई, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर उन्हें कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई, ना उनका बयान रिकॉर्ड हुआ, उन्हें कोई चीज़ जो है वो बताई नहीं गई। ये तो लाहौर कोट लखपत जेल ट्रायल के हवाले से हम बारहा मरतबा ये बात कर चुके हैं कि मीडिया के दाखिले पर पाबंदी है और अदालत की जानिब से जो है ये इस मामले का नोटिस लिया गया है। जो मेरे इल्म में है वो मामला इफ्तिखार जट की वफ़ात का था और इफ्तिखार जट की वफ़ात से कबल उसे अदालत जो है वो तलब किया गया था, या वो अदालत में पेश हुआ या अदालत की हाज़िरी के लिए पहुंचा। अब उस दौरान जो है वहाँ पर जो मामला हुआ उन चीज़ों को रिपोर्ट किया गया और उसमें एक शख्स जो है उसके ख़िलाफ़ अदालत ने कार्रवाई भी शुरू की, वो मुल्ज़िम है और उनकी जानिब से ये सुनने में आया कि उन्होंने कुछ ऐसी नाकाबिल एतराज़ रिमार्क्स दिए थे इफ्तिखार जट के जनाजे पर, और वो वीडियो वायरल हुई। मैंने वो वीडियो तो नहीं देखी, लेकिन ये सुनने में आया। अब उसके ख़िलाफ़ अदालत ने जो है वो कार्रवाई भी शुरू की और मैंने इसको रिपोर्ट भी किया था कि शख्स को जिस दिन ये गया उस दिन अदालत की जानिब से एक अलामती तौर पर साथ वाले कमरे में बंद किया गया और काफ़ी देर वो बंद रहा। फिर उसके बाद अदालत ने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया। अब इस हवाले से अपडेट्स जो हैं वो अभी तक नहीं सामने आई, तो हम कोशिश करेंगे कि कल इसकी अपडेट्स भी लें कि वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची और उस शख्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल अदालत की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया था इफ्तिखार जट के मामले पर। यह कहा गया कि फाजिल जज को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया, उन पर जो है वो काबिल एतराज़ रिमार्क्स दिए गए और इस हवाले से अदालत ने उस वक़्त एडवोकेट परवेज़ उमवी को अपने चैम्बर में तलब भी किया था, उनकी सरजनिश भी की थी, बरहमी भी का इजहार किया था और अदालत ने कहा था कि अदालत आपके ख़िलाफ़ जो है वो पंजाब बार कौंसल को कार्रवाई के लिए लिखेगी। ये जो एडवोकेट परवेज़ उमवी और फाजिल जज के दरमियान जो है जो गुफ्तगू हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद रूटीन की रिपोर्टिंग शुरू हो गई और हम बारहा मरतबा यानी मैं फाजिल जज साहब के ख़ुद रूबरू पेश होकर मैंने कहा कि जज साहब आपके अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जाता, मुझे 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाहर खड़ा किया जाता है और बाज़ औक़ात जो है वो आने भी नहीं दिया जाता। पूरा दिन मैं बाहर खड़ा रहता हूँ और फिर जब अदालती वक्त ख़त्म होता है तो कहा जाता है कि आज आप नहीं जा सकते, अब जज साहब जा रहे हैं तो आप फिर आइएगा। तो ये चीज़ें मैंने अदालत के इल्म में लेके आया और इस दौरान ये मामला हुआ। अब जिस दिन इफ्तिखार जट थे उस दिन मीडिया को अंदर नहीं आने दिया गया, तो फिर जो चीज़ें ऐनी शाहिदीन थे उनके मुताबिक ये चीज़ें रिपोर्ट हुई और उसके बाद फिर मामला जो है काफ़ी हाइप ले गया। अब देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मिस रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए और हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मिस रिपोर्टिंग ना हो, चीज़ों को 2 या 3 तरीक़ों से चेक किया जाए।
यानी एक जो प्रोसिक्यूटर हैं वो सोर्स होते हैं, लेकिन इस सारे मामले में जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, पुलिस की जानिब से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो फिर जो मुल्ज़िमान की वकला हैं या मुल्ज़िमान हैं जो अदालत के अंदर ऐनी शाहिदीन होते हैं, उनके ज़रिए कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं, फिर हम उन चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं। और ज़्यादातर इसको एक से ज़ायद सोर्सेज से मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको चेक करूं, वेरीफ़ाई करूं, और उसके बाद सारी चीज़ें हैं जो हैं वो आपके सामने रखूं। फिर भी गलती का जो इम्कान है, आंसर है, वो कहीं ना कहीं रह सकता है, लेकिन मेरी तरफ़ से हर मुमकिन कोशिश होती है कि जो ख़बर दे रहा हूँ उसकी मुकम्मल छानबीन की जाए और जो सहाफ़ती असूल हैं उसके मुताबिक की जाए। बहरहाल इस हवाले से FIA जो है वो बुलाएगी, और अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं अपना मौक़िफ़ सामने रखूँगा। इससे पहले भी 2 मरतबा मेरे ख़िलाफ़ जो हैं वो इंक्वायरियाँ FIA में हो चुकी हैं। उन दोनों के हवाले से एक इंक्वायरी में जो है वो मुझे बेगुनाह करार दिया गया, हम अदालत से हमने बेल भी ली थी। एक इंक्वायरी अभी ज़ेर इल्तिवा है और एक और इंक्वायरी शायद जो है वो अब शुरू होने जा रही है। तो मजमूई तौर पर ये 3 इंक्वायरियाँ हो चुकी हैं। अब सरगोदा ट्रायल की बात करते हैं। सरगोदा ट्रायल इससे पहले जो अदालत ने फ़ैसला दिया था, अब एक और ट्रायल जो है वो पीर के रोज़ उसका फ़ैसला मुतवक्के है, यानी कल इसका फ़ैसला मुतवक्के है। आज रात, अभी इस वक्त जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, तो आखिरी इत्तलात ये हैं कि मियाँ वाली के अंदर जिन लोग जो कारकुन या जो मुल्ज़िमान नामज़द थे, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये दावा किया गया है और कहा जा रहा है कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक जो है वो कोई अमल नहीं हो रहा। तो सब जो है चीज़ें इस तरह की जा रही हैं कि जैसे जंगल का कोई कानून हो। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस मुसलसल पामाल किया जा रहा है, न सिर्फ जेल ट्रायल के हवाले से बल्कि आम हालात में भी। अब 5 अगस्त जैसे जैसे करीब आ रही है तो दबाव बढ़ता जा रहा है, लोगों की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, गिरफ़्तार करके जो है वो उन पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, और कुछ मामलात पर जो है वो 2 साल पुराने मुकदमात जो हैं उनका भी इंदराज किया जा रहा है। और इसी तरह फैसलाबाद के अंदर जो है वो रात 2-2 बजे तक ट्रायल हो रहा है। तो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हो रहा है, इंसाफ के तकाज़ों को क्या पूरा किया जा रहा है ये सब जानते हैं, हमें शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है, मुल्ज़िमान कर चुके हैं, लेकिन ट्रायल जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। मैंने आपको बताया कि लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। इसी तरह लाहौर में PP 151 आई थिंक है, इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मलिक हमाद अवान को जो है वो गुज़िश्ता दिनों गिरफ़्तार किया गया। पहले उन्हें जो है वो हिरासत में लिया गया, फिर उनकी गिरफ़्तारी जो है वो तकरीबन 3 से 4 रोज़ के बाद डाली गई। अब इस दौरान वो कहाँ पर रहे, फिर उनकी शनाख्त पेड का अमल शुरू हुआ, फिर उन्हें जेल के अंदर लेके गए, और जेल के अंदर जो मुझ तक ख़बरें पहुँची हैं कि जेल में उन्हें जो है वो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिस चक्की के अंदर, जिस सेल के अंदर उन्हें रखा गया, वो उस सेल की हालत इतनी खस्ता थी कि एक तो बारिश हो रही थी, और बारिश के दौरान वहाँ पर जो गंडोए होते हैं वो, फिर छिपकलियाँ और चूहे और पता नहीं क्या क्या हशरात वहाँ पर थी, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी इस वक्त वो थाना रेस कोर्स में हैं, 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर हैं। और उनके रिमांड के हवाले से मैंने बताया था कि जिस दिन रिमांड था तो उस दिन ना तो उन्हें अपने वकला को बताने दिया गया, और उनका रिमांड जिस तरीके से लिया गया, अब मैं ये आपको बता नहीं सकता। अगर मैं बताऊंगा तो फिर भी शायद एक और इंक्वायरी जो है वो मेरे ख़िलाफ़ शुरू हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ें अदालतों के अंदर हो रही हैं, जो अदालतों के अंदर मामलात हो रहे हैं, वो अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि इस हमाद अवान के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से कोई वाज़ेह लाहे अमल नहीं आया। उनके टिकट होल्डर हैं, लाहौर के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और हज़ारों की तादाद में उन्होंने वोट लिए, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। मुझे सलमान अकरम नाजा जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी तरफ से कोई बयान, कोई उनकी तरफ से कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई। आलिया हमज़ा इस वक्त ऑर्गेनाइज़र हैं, उनकी तरफ से जो है वो कुछ नहीं किया गया। इस वक्त मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया। और ये ISF के बड़े मुतहरिक कारकुन रहे हैं, ओहदेदार रहे हैं, तो इस वक्त वो बेयारो मददगार हैं। उनकी फ़ैमिली को मुसलसल हरासा किया जा रहा है। उनकी फ़ैमिली के जो वहाँ पर घर पर जो है वो पुलिस और सादा लिबास में अफराद जाते हैं और बार बार वहाँ पर चक्कर लगाते हैं, और फिर उनकी फ़ैमिली को हरासा किया जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आखिर में हमाद अज़हर के हवाले से मैं बात करूँगा। हमाद अज़हर के हवाले से आज मैंने एक ट्वीट किया था कि जब हमाद अज़हर
जो हैं वो अपने वालिद को मिले और उनके वालिद के हवाले से ये बताया गया था कि उनके पास 48 घंटे रह गए, उन्हें कैंसर का मूजी मर्ज जो है वो लाहक हुआ था। और फिर डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया कि अब हमारे मियां अज़हर के पास सिर्फ 48 घंटे रह गए हैं और इससे ज़्यादा वो शायद ना जो है वो जी सकें। तो फिर हमाद अज़हर पर को ये पैगाम मिला तो वो जहाँ पर भी थे फ़ौरन वो लाहौर पहुँचे और अपने वालिद को उन्होंने मिले। और जब वो वालिद को मिले तो पहली जो मुलाकात हुई उनकी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और आखिरी मुलाकात भी। फिर हमाद अज़हर की जानिब से भी कुछ गुफ्तगू की गई, वो भी आपके सामने रखता हूँ। हमाद अज़हर को उनके वालिद ने कहा कि बेटा डटे रहना, पीछे ना हटना, और उन्होंने प्यार दिया और ख़ुशी का इजहार किया अपने बेटे को देख कर। फिर उस दौरान जब उनका वक्त निज़ा आया, जब उनकी जान जो है वो निकल रही थी, तो हमाद अज़हर जो हैं वो पास थे। हमाद अज़हर को उन्होंने दो बातें की। एक बात उन्होंने कहा कि बेटा आपने इस्तिकामत का दामन नहीं छोड़ना, और दूसरा दयानत। इस्तिकामत और दयानत ये दो आखिरी अल्फाज थे जो कि मियां अज़हर ने अपने साहबजादे हमाद अज़हर को कहे। और हमाद अज़हर उस वक़्त वालिद के पास मौजूद थे और उन्होंने अपने वालिद को कलमा तैयबा भी पढ़ाया। अब जो तकलीफ़ थी, जो मर्ज़ था, वो इंतहाई मुज़ी मर्ज़ है, और जब कैंसर हो और कैंसर आपके जो है वो हड्डियों के अंदर बोन्स में चला जाए तो तकलीफ़ जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है। लेकिन हमाद अज़हर ने ये बताया, जब लोग उनसे इज़हार अफ़सोस के लिए आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को कैंसर था, आखिरी स्टेज थी, 4th स्टेज थी, और तकरीबन कुछ माह पहले उनके मुकम्मल टेस्ट करवाए गए थे, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। और फिर अब ये पता चला कि उन्हें स्टेज 4 यानी आखिरी स्टेज का कैंसर है। वो बहुत ज़्यादा मिस करते थे अपने हमाद अज़हर को करते थे। हमाद अज़हर के बेटे जो हैं वो बड़े बड़े करीब थे, और इस दौरान उन्हें भी रूपोश होना पड़ा, तो वो बहुत ज़्यादा मिस करते थे अपने बच्चों को, पोतों को। अब जो उनकी कैंसर की स्टेज थी वो लास्ट स्टेज थी, और इस स्टेज में बताया जाता है कि जब आपके बोन्स में, आपकी हड्डियों में ये कैंसर सरायत कर जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो हमाद अज़हर कहते हैं कि हमने अपने वालिद साहब से, मैंने पूछा 2 से 3 मरतबा, बल्कि मुतअद्दिद बार पूछा कि अगर आपको तकलीफ़ है तो कोई पेन किलर, कोई मेडिसिन, कोई चीज़। तो वो कहते थे मुझे कहीं पर कोई दर्द नहीं हो रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे अगर दर्द होगी तो मैं बताऊँगा। तो ये अल्लाह ताला का करम था मियां अज़हर पर, और जिस तरह उन्होंने अपनी शानदार ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह उन्होंने वज़ादारी के साथ, जिस तरह उनके पास कोई भी हल्के का या कोई भी शख्स उन के पास जाता था किसी भी काम की गर्ज से, तो उनकी हर मुमकिन कोशिश होती थी कि उसका काम हो, जायज़ काम हो, और उनके साथ वो खड़े होते थे। तो इस हवाले से हमने उनके जाने के बाद देखा कि ख्वाह वो मुस्लिम लीग नून के हों, ख्वाह जमात इस्लामी के हों, पीपल्स पार्टी के हों, किसी भी शोबा हाय से ताल्लुक़ रखते हों, हर शख्स जो है वो अफसरदा था। हर शख्स जो है वो उनके घर आया और तीमारदारी की। हत्ता कि मुस्लिम लीग नून की बहुत ज़्यादा क़यादत, जो कि इस वक्त पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की बात है, मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो एक चपकलिश है, एक दूसरे को देखना बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद मैंने ये देखा कि मियां अज़हर के मामले पर ख्वाजा साद रफ़ीक पहुँचे, उन्होंने उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की, उनकी बातें करते रहे। मुज्तबा शुजाउर रहमान 4 मरतबा जो हैं वो मरियम औरंगज़ेब भी हैं। मरियम औरंगज़ेब के हवाले से हमें ये पता चला है कि उनके साथ कुछ फैमिली टर्म्स हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो वो बार बार भी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। फैमिली टर्म्स भी हैं, और फिर दूसरा आप मुश्किल वक़्त में आप किसी के घर जा रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, उनको हौसला दे रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब बात ये हो रही थी कि हमाद अज़हर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो अब तक की जो मेरी इत्तलात हैं, जो मैंने चीज़ें देखी, अपनी आँखों से देखी हैं, तो ये ख़बरें जो हैं वो बेबुनियाद हैं। हमाद अज़हर को शायद बहुत मरतबा कहा गया कि आप मुस्लिम लीग नून में आ जाएँ, आपको जो है वो हुकूमत में भी शामिल किया जाएगा, काबीना में भी शामिल किया जाएगा। ये मुतअद्दिद बार इनको ये ऑफ़र सही हैं, लेकिन हमाद अज़हर जो हैं वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर हैं। उनके वालिद ने उन्हें कहा कि बेटा आपने डटे रहना है, और हमाद अज़हर का भी ये कहना है कि वो डटे रहेंगे। अब मुमकिन तौर पर जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि क्या हमाद अज़हर जो हैं वो सरेंडर कर देंगे, क्या हमाद अज़हर गिरफ़्तार हो जाएंगे, क्या हमाद अज़हर जो हैं वो इलेक्शन में जा रहे हैं। तो मेरे पास यही इत्तलात हैं कि 2 ऑप्शंस हैं। एक तो हमाद अज़हर हैं वो इलेक्शन में जा सकते हैं, और एक हमाद अज़हर की वालदा जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सियासी और समाजी तौर पर जानी जाती हैं। हल्के के अंदर भी लोग जो हैं उनके साथ इंटरेक्शन उनका बहुत ज़्यादा रहा है, तो वो भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। अब मुमकिन तौर पर अगर हमाद अज़हर
इलेक्शन में जाते हैं तो हमाद अज़हर के सामने क्या कानूनी रास्ते होंगे। तो एक रास्ता जो है वो हमाद अज़हर के पास ये होगा कि वो पेशावर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लें 15 दिन की, 20 दिन की, और इस दौरान फिर वो लाहौर की हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद में, सिंध में, फिर पेशावर में, हर जगह पर एक पटिशन दायर करेंगे कि उन्हें बताया जाए कि उनके ख़िलाफ़ पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KP में कितने मुकदमात दर्ज हैं, और फिर उनकी तफसीलात जो हैं जब आएँ तो उसके बाद वो फिर इन तमाम मुकदमात में जो है वो अपनी ज़मानत लें और फिर शामिल तफ्तीशों, और इस दौरान ये इलेक्शन जो है वो भी वो लड़ सकेंगे, क्योंकि किसी भी मुकदमे में उनको सज़ा नहीं हुई, मफरूर या इश्तिहारी ज़रूर होंगे, तो उसके लिए उन्हें जो है वो ये प्रोसेस मुकम्मल करना होगा। तो मुमकिन तौर पर ये प्रोसेस अगर तो हमाद अज़हर ये फ़ाइनल करते हैं कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और वालिद की नशिस्त पर वो उनकी नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर ये प्रोसेस जो है वो हमाद अज़हर को इसका सामना करना पड़ेगा, इसको मुकम्मल करना पड़ेगा, और अगर वो मुकम्मल नहीं करेंगे तो फिर उनकी गिरफ़्तारी के ख़दशात भी हैं, और फिर उनके नाअहली के भी ख़दशात हो सकते हैं कि उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए जाए। तो ये हमाद अज़हर की तरफ से ख़बर है कि हमाद अज़हर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़ रहे। हमाद अज़हर इलेक्शन लड़ेंगे और अपने वालिद की लेगेसी को लेकर चलेंगे। ये सबसे अहम है कि जिस तरह उनके वालिद ने वज़ादारी की सियासत में एक मकाम पाया पूरे पाकिस्तान में, उन्हें इस उनकी वज़ादारी के हवाले से, उनकी सियासत के हवाले से, उनकी शराफत के हवाले से जाना जाता था, तो इसी चीज़ को लेकर हमाद अज़हर चलेंगे। और मैं 3 से 4 दिन उनकी रिहाइशगाह पर जाता रहा, मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात हुई, इस दौरान हमाद अज़हर से भी इंस्ट्रक्शन हुआ, उनके रफ़ाक़ा के साथ हुआ, तो हमाद अज़हर में मियाँ मोहम्मद अज़हर की झलक नज़र आती है, और पाकिस्तान को एक अच्छा बेहतरीन सियासतदान मिल सकता है। अब मौजूदा हालात जो हैं वो किस तरफ लेके जाते हैं, ऊँट किस करवट बैठता है, ये इस वक्त जो एक क्यास है, एक अदम इस्तेहकाम है, ये इस्तेहकाम जो है वो किस तरह आता है। हमाद अज़हर जो हैं वो एक नौजवान है के लीडर हैं, नौजवान हैं, नौजवानों के मसाइल समझते हैं, और रूट्स के अंदर जो है उनकी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।